हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़। और इसमें आज हम देखेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का 2021-22 का एकेडीयू का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारे जो है 10 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो वो हमारा 2 मार्क्स का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीटली हो जाता है 20 मार्क्स का। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इस क्वेश्चन में हमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स डोंट पोजेस न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा जो है न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा अनडेवलप होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की, तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, यूकैरियोटिक सेल पोजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके पास हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो भी हमारा कंप्लीटली डेवलप होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनलिस्ट इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन। इस क्वेश्चन में हमें जो इक्विपमेंट्स के नाम बताने कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दो इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ऑटोक्लेव और सेकंड आता है हमारा हॉट एयर ओवन। तो ये दो इक्विपमेंट्स जो वो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें जो है बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स के यूजेस के बारे में डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स की कि आखिरकार बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स होते क्या है। इसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके अपनी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको हमने स्टेरिलाइज करा है वो कम्प्लीटली स्टेरिलाइज हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी है उसको चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स के यूजेस के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। अब ये जो हमारा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। और हमारा जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसको मॉनिटर करने के लिए हम जो बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन में हमें जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस बताना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो हमारा 20 से 80 नैनोमीटर मोटी होती है, और स्टेनिंग के दौरान जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो हमारा पर्पल कलर का दिखता है। बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसमें हमारा आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल होती है वो हमारा 5 से 10 नैनोमीटर मोटी होती है। ठीक है, बात करें इसके स्टेनिंग प्रोसेस की, तो स्टेनिंग प्रोसेस के दौरान हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो हमारा पिंक कलर का दिखता है। बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में हमारे आ जाते हैं एंटेरोबैक्टर्स। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ चिक मार्टिन टेस्ट ओवर द रेडियल वॉकर टेस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें जो चिक मार्टिन टेस्ट की खूबियां बतानी है कि किस तरीके से हमारा चिक मार्टिन टेस्ट जो है वो हमारा रेडियल वॉकर टेस्ट से बेटर है। ठीक है, चिक मार्टिन टेस्ट गिव अ लोअर फिनॉल कोफिशिएंट देन रेडियल वॉकर टेस्ट। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि हमारा जो चिक मार्टिन टेस्ट है उसका जो फिनॉल कोफिशिएंट होता है वो हमारा कम होता है एज कम्पेयर टू रेडियल वॉकर टेस्ट। अब इस क्वेश्चन में आप कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चिक मार्टिन टेस्ट जो होता है वो हमारा रैपिड प्रोसेस होती है। ठीक है, और हमारा चिक मार्टिन टेस्ट की जो सेंसिटिविटी होती है वो भी हमारी ज़्यादा होती है रेडियल वॉकर टेस्ट के मुकाबले में। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेजेस हो जाते हैं चिक मार्टिन टेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलस्ट्रेट द मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट एंड ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। इस क्वेश्चन में हमें जो है मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट और ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट के बारे में बताना है। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट की। मेथड थ्रू विच वी कैन चेक द मीडिया इज सुटेबल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ और नॉट। बेसिकली ये जो है एक तरीके का मेथड होता है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारा जो कल्चर मीडिया है वो हमारा सुटेबल है या फिर नहीं है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे डिफरेंट तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरीके के कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो हमारा जो कल्चर मीडिया होता है वो हमारे डिफरेंट हम यूज़ करते हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने के लिए। अब जिस कल्चर मीडिया में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कल्चर मीडिया है वो हमारा सूटेबल है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। मतलब उसकी ग्रोथ शो हो रही है उस कल्चर मीडिया में, तो वो जो हमारा सूटेबल है। तो इस तरीके से हम जो कल्चर मीडिया की सूटेबिलिटी टेस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट की। ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट क्या होता है? अ क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट दैट कंफर्म द एबिलिटी ऑफ कल्चर मीडिया टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट क्या होता है? ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट एक तरीके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है जिसकी हेल्प से हम कंफर्म करते हैं कि जो हमने कल्चर मीडिया प्रिपेयर करा है उसके अंदर पावर है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सपोर्ट प्रोवाइड करने की। अब यहाँ पे अगर हम ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट को नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो हमारा ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट जो है वो हमें बताता है कि हमने जो कल्चर मीडिया प्रिपेयर करा है वो हमारा सही है या फिर नहीं है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हमने कोई भी कल्चर मीडिया बनाया है उसको हम जो है इनोकुलेट करा के उसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं 7 दिन के लिए, और 7 दिन के बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर 7 दिन बाद उस कल्चर मीडिया में ग्रोथ शो होगी तो इसका मतलब है कि हमने जो कल्चर मीडिया प्रिपेयर करा था वो हमारा सही था। अगर उस कल्चर मीडिया में 7 दिन बाद भी ग्रोथ शो नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि हमने जो कल्चर मीडिया बनाया है वो हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासिफाई क्लीन एरिया इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इस क्वेश्चन में हमें जो क्लीन एरिया की क्लासिफिकेशन बतानी है। चलिए बात करते हैं क्लीन एरिया की क्लासिफिकेशन की। क्लीन एरिया क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स परमिटेड पर वॉल्यूम ऑफ एयर। अब यहाँ पे हम क्लीन एरिया की क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने क्लीन एरिया को क्लासिफाई करा है उनके पार्टिकल्स के बेस पे कि किस साइज के और कितने पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, उनके अकॉर्डिंग हम जो है क्लीन एरिया को क्लासिफाई करते हैं। इट क्लासीफाई अस ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। तो यहाँ पे हमने क्लीन एरिया को 4 ग्रेड्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट आता है हमारा ग्रेड ए, सेकंड आता है हमारा ग्रेड बी, थर्ड आता है हमारा ग्रेड सी और फोर्थ आता है हमारा ग्रेड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनलिस्ट वेरियस सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन इन स्टेराइल एरिया। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किन किन सोर्सेज के थ्रू हमारा जो स्टेराइल एरिया में कंटेमिनेशन आ सकती है। अब यहाँ पे हमारा पहला आ जाता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के थ्रू भी किसी भी स्टेराइल एरिया में कंटेमिनेशन आ सकती है। सेकंड आता है हमारा इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स। इक्विपमेंट्स और यूटेंसिल्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं स्टेराइल एरिया में उनके थ्रू भी कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। थर्ड आता है हमारा प्रोसेस। जो भी प्रोसेस हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम कर रहे हैं उनके थ्रू भी कंटेमिनेशन आ सकती है। फोर्थ आता है हमारा पर्सनल हाइजीन। अब जितने भी हमारा पर्सनल हाइजीन्स होते हैं जैसे हमारा ईटिंग ड्रिंकिंग हो गया, तो ये इन सब के थ्रू भी हमारा जो है स्टेराइल एरिया में कंटेमिनेशन आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन बैक्टीरियल स्पॉयलेज। इस क्वेश्चन में हमें बैक्टीरियल स्पॉयलेज के ऊपर एक नोट लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल स्पॉयलेज की कि बैक्टीरियल स्पॉयलेज होता क्या है। चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की कंटेमिनेशन की वजह से किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की अगर फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं तो उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल स्पॉयलेज। अब यहाँ पे हमारा माइक्रोब्स के एग्जांपल्स में आ जाता है जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई भी फंजाई हो गया, तो उसकी वजह से अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो उसे हम कहेंगे बैक्टीरियल स्पॉयलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई आर आई ड्रॉप्स एडवाइज टू बी यूज्ड और डिस्कार्डेड विद इन 30 डेज आफ्टर ओपन। अब इस क्वेश्चन में हमें रीज़न बताना है कि क्यों आखिरकार हम आई ड्रॉप्स को एडवाइस करते हैं कि उनको हमें जो है ओपन करने के 30 दिन के अंदर अंदर उसे यूज़ करना है और 30 दिन बाद उसे जो है डिस्कार्ड कर देना है। अब यहाँ पे हमारा रीज़न आ जाता है बिकॉज द प्रिजर्वेटिव्स इनसाइड कैन स्टार्ट टू ब्रेक डाउन एंड अलाउ बैक्टीरिया टू ग्रो। अब यहाँ पे हमारा ये पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी हमारे आई ड्रॉप्स होते हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है उनको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, ठीक है। अब ये जो प्रिजर्वेटिव होता है वो जैसे ही हम आई ड्रॉप को ओपन करते हैं तो ये प्रिजर्वेटिव जो है वो हमारे एयर के कॉन्टैक्ट में आता है। अब एयर के कॉन्टैक्ट में आने से ये जो हमारा डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब टाइम के अकॉर्डिंग ये जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और जैसे ही हमारा प्रिजर्वेटिव ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पे हमारा जो है बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो मतलब वो जो हमारा आई ड्रॉप है वो हमारा माइक्रोबियल स्पॉइल्ड हो चुका है। और अगर हम माइक्रोबियल स्पॉइल्ड आई ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं अपनी आइज़ में तो वो हमारी आइज़ में जो है बहुत सारे डिजीजेस कॉज करवा सकता है, इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि हम अपने आई ड्रॉप्स को जो है ओपन करने के 30 दिन के अंदर उसको यूज़ कर लेते हैं और उसको 30 दिन के बाद उसको जो है फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमारे 3 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं जिनमें से हमें 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 10 मार्क्स का होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा हो जाता है 20 मार्क्स का। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। अब इस क्वेश्चन में हमें फंजाई की मॉर्फोलॉजी बतानी है, क्लासिफिकेशन बतानी है और रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई की।
इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होता है? फंजाई विच फॉर्म माइसीलिया और हाइफे इज कॉल्ड मोल्ड्स और फिलामेंटस फंजाई एंड इट में सेप्टेट और नॉन सेप्टेट एंड मल्टीसेल्युलर। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मोल्ड जो है वो हमारा एक तरीके का फंजाई होता है जो कि हमारा माइसीलिया और हाइफे का फॉर्मेशन करता है। इनको हम मोल्ड्स भी कहते हैं और इनको हम फिलामेंटस फंजाई भी कहते हैं। मोल्ड जो है वो हमारे सेप्टेट भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं, और मोल्ड जो होता है वो हमारा मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें अपेयरेंस की। अपेयरेंस ऑफ कॉलोनीज, ये जो था हमारा फिजी ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज, पिंक कलर, मतलब इनकी जो कॉलोनीज होती है जब ये ग्रो होते हैं तो ये जो हमारा फिजी ब्लैक कलर के दिखते हैं, ग्रीन कलर के दिखते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और हमारा ऑरेंज और पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी कॉलोनीज की जो अपेयरेंस होती है वो इन कलर्स की होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रिक्टली एरोबिक एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 22 टू 28 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो होता है हमारा स्ट्रिक्टली एरोबिक होता है, मतलब ये जो हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो होंगे, और इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है ग्रो होने के लिए 22 से 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो होता है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शंस की, आइदर सेक्सुअल और असेक्सुअल। अब हमारा जो मोल्स होता है वो हमारा सेक्सुअली और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स। और जो हमारा मोल्स होता है वो जो हम यूज़ करते हैं एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए और एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए। मोल्स में हमारा एग्जांपल आ जाता है एस्परजिलस नाइजर एंड पेनिसिलम नोटेटम। तो ये दोनों एग्जांपल आ जाते हैं हमारे मोल्स के। सेकंड आता है हमारा ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो हमारा यूनिसेलुलर होता है, राउंड ओवल फंजाई होता है जो कि हमारा रिप्रोड्यूस होता है बडिंग के थ्रू। अब बडिंग जो है वो हमारा असेक्सुअल मेथड है, तो हमारा ईस्ट जो होता है वो हमारा ज़्यादातर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट अब हम अपेयरेंस देख लेते हैं ईस्ट की। जब भी हम ईस्ट को ग्रो करवाते हैं तो उनकी जो कॉलोनीज होती है वो वाइट कलर की होती है, सर्कुलर शेप की होती है और स्मूथ क्रीमी टेक्सचर होता है। तो इस तरीके से इनकी अपेयरेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ एरोबिक बट सम ईस्ट आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। अब यहाँ पे हम ईस्ट की बात करें तो ये जो था हमारा ज़्यादातर एरोबिक नेचर का होता है, बट कुछ ईस्ट जो होती है वो हमारा फैकल्टेटिव एनारोबिक नेचर की होती है। नेक्स्ट अब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 32 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट अब हम इनके यूजेस की बात करते हैं। इट इज़ यूज इन इथेनॉल प्रोडक्शन एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। जितने भी हमारे इथेनॉल प्रोडक्शन होती है और बेकरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन होती है तो उनके लिए हम जो है ईस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम ईस्ट के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में आ जाता है हमारा सैक्रोमाइसिटीज सर्विसे एंड सेकंड आता है हमारा क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। तो ये दोनों हमारे एग्जांपल्स होते हैं ईस्ट के। थर्ड आता है हमारा ईस्ट लाइक फंजाई। अब ईस्ट लाइक फंजाई क्या होता है, चलिए आइए देख लेते हैं। इन सम ईस्ट बर्ड रिमेन अटैच टू मदर सेल्स, रिपीटेड बडिंग फॉर्मिंग चेन ऑफ सेल्स कॉल्ड सूडोहाइफे। अब इसमें क्या होता है, कुछ ईस्ट ऐसी होती है जिनकी जो बड होती है वो मदर सेल से ही अटैच रहती है, तो जब भी वो ग्रो होते हैं बडिंग के थ्रू तो वहाँ पे हमारा जो है चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है सेल्स का, उसे हम कहते हैं सूडोहाइफे। नेक्स्ट अब हम इसके अपेयरेंस की बात करते हैं तो हमारा ईस्ट लाइक फंजाई की जो अपेयरेंस होती है वो हमारे सिमिलर होती है ईस्ट की तरह। अब जब भी हम ईस्ट लाइक फंजाई को ग्रो करवाएंगे जो उनकी कॉलोनीज होंगी उनकी अपेयरेंस मॉइस्ट क्रीमी कलर की होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। इट इज़ यूज इन फर्मेंटेशन एंड लीवनिंग। जो हमारा ईस्ट लाइक फंजाई होता है उसको हम जो है फर्मेंटेशन में और लीवनिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है कैंडिडा एल्बिकेंस एंड क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। तो ये दोनों एग्जांपल्स आते हैं हमारे ईस्ट लाइक फंजाई के। फोर्थ आता है हमारा डाइमॉर्फिक फंजाई। डाइमॉर्फिक फंजाई क्या होता है, मेनली पैथोजेनिक स्पीसीज एग्जिबिट डाइमॉर्फिज्म। ज़्यादातर हमारे जितनी भी फंजाई की पैथोजेनिक स्पीसीज है जो कि हमारा ह्यूमन बॉडीज़ में डिजीज कॉज करवाती है, वही जो हमारा डाइमॉर्फिज्म एग्जिबिट करती है, मतलब वही स्पीसीज जो है वो हमारा डाइमॉर्फिज्म शो करती हैं। These fungi can grow either as molds or as yeast according to temperature। अब ये फंजाई जो है वो हमारा मोल्ड्स की तरह भी ग्रो हो सकती हैं और ईस्ट की तरह भी ग्रो हो सकती है। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये जो है अपना बिहेवियर चेंज करती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एट 25 डिग्री सेल्सियस इट शो मोड्स लाइक ग्रोथ एंड एट 37 डिग्री सेल्सियस इट शो ईस्ट लाइक ग्रोथ। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारा डाइमॉर्फिक फंजाई जो है उसको हम 25 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो वो जो हमारा मोल्ड्स की तरह ग्रोथ शो करेंगी। ठीक है, अगर उनको हम जो है 37 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो वो जो हमारा ईस्ट की तरह ग्रो होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इन फंजाई को डाइमॉर्फिक फंजाई कहते हैं, क्योंकि ये फंजाई जो है वो हमारा मोल्ड्स की तरह भी ग्रो हो रही है और हमारा ईस्ट की तरह भी ग्रो हो रही है। इसमें हमारे एग्जांपल्स में आ जाता है म्यूकर रॉक्साई एंड हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलेशन। तो ये दोनों एग्जांपल आ जाते हैं हमारे डाइमॉर्फिक फंजाई के। चलिए नेक्स्ट अब हम फंजाई की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड करा है। फर्स्ट आता है हमारा जाइगोमाइसिटीज, सेकंड आता है हमारा एस्कोमाइसिटीज, थर्ड आता है हमारा बेसिडोमाइसिटीज और फोर्थ आता है हमारा ड्यूट्रोमाइसिटीज।
अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में क्या होता है, दे फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स एंड आल्सो फॉर्म असेक्सुअल स्पोर्स कंटेन इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, ये वो फंजाई होती है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में अपने सेक्सुअल स्पोर्स और असेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जाइगोमाइसिटीज। दे हैव नॉन सेपरेट हाइफे, और इनके पास नॉन सेपरेट हाइफे होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है हमारा म्यूकर एंड राइजोपस, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे जाइगोमाइसिटीज के। सेकंड आता है हमारा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, दे फॉर्म सेक्सुअल एंड असेक्सुअल स्पोर्स विद इन अ सैक। इनमें भी हमारे जो फंजाई होते हैं, ये वो फंजाई होते हैं जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में अपने सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे हैव सेप्टेट हाइफे। अब जो हमारे एस्कोमाइसिटीज होते हैं उनके पास हमारा सेप्टेट हाइफे होते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंस है हमारा एस्कोमाइसिटीज में और हमारा जाइगोमाइसिटीज में। जाइगोमाइसिटीज में हमारा नॉन सेप्टेट हाइफे थे और यहाँ पे हमारा एस्कोमाइसिटीज में हमारा सेप्टेट हाइफे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स में आ जाता है हमारा हिस्टोप्लाज्म एंड कैंडिडा, तो ये दोनों एग्जांपल आते हैं हमारे एस्कोमाइसिटीज के। थर्ड आता है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज क्या होते हैं, फंजाई विच हैव बेसिडियम। ये वो फंजाई होते हैं जिनके पास बेसिडियम होता है। बेसिडियम क्या होता है, क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो फंजाई जिनके पास एक मशरूम शेप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ये मशरूम शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बेसिडियम कहते हैं, उन फंजाई को हम कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड फॉर्म सेप्टेट, और ये जो हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और इनके पास सेप्टेट होता है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में आ जाता है हमारा क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स एंड मशरूम्स, तो ये दोनों एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे बेसिडियोमाइसिटीज में। फोर्थ आता है हमारा ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या होता है, चलिए आइए समझ लेते हैं। सेक्सुअल फेज आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड फॉर्म स्पोर्स असेक्सुअली। अब ये वो फंजाई होती है जिनका सेक्सुअल फेज जो है अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है और वो जो अपने स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं असेक्सुअली मेथड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेप्टेट हाइफे। अब इनके पास जो है सेप्टेट हाइफे होता है एंड ग्रो एज मोल्ड एज वेल एज ईस्ट। अब ये जो हमारा मोल्ड्स की तरह भी ग्रो हो सकते हैं और ईस्ट की तरह भी ग्रो हो सकते हैं। एंड हैव मेडिकल इंपॉर्टेंस, और इनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस भी होती है। अब नेक्स्ट अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो इसके एग्जांपल्स में आ जाता है हमारा कैंडिडा एल्बिकेंस एंड कोकीडायोड इमिटिस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई की। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हमारा फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस होता है। इसमें हमारे दो मेथड्स आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड आता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स, मेल एंड फीमेल सेल्स, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। अब यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स किस तरीके से बनते हैं, यहाँ पे भी हमारा सेम प्रोसेस होती है। मेल और फीमेल सेल्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद उसमें मियोसिस होती है और मियोसिस होने के बाद वहाँ पे हमारा सेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ जाइगोट इज फॉर्म्ड विच फर्दर फॉर्म्ड सेक्सुअल स्पोर्स। अब यहाँ पे हमारा जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है। मियोसिस के बाद हमारा जाइगोट फॉर्म होगा और जाइगोट फॉर्म होने के बाद वहाँ पे हमारा जो है सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो हमारा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेक्सुअल स्पोर्स अज लाइक अज एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स एंड जाइगोस्पोर्स। तो ये इस तरीके से हमारा जो है सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारा एस्कोस्पोर्स हो गया, बेसिडोस्पोर्स हो गया एंड जाइगोस्पोर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, असेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। अब इसमें हमारा जो है असेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड आता है हमारा फिजन, थर्ड आता है हमारा बर्डिंग, फोर्थ आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन और फिफ्थ आता है हमारा कॉनिडिया। चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फंजाई ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस एंड ईच पीस ग्रो एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फंजाई होता है वो जो हमारा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। अब हर छोटा छोटा पार्ट जो होता है, जैसे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये हमारा एक फंजाई था, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। अब ये हमारा एक एक पार्ट जो है वो हमारा न्यू सेल में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। सेकंड अब हम बात करते हैं फिजन की। फिजन में क्या होता है, वन सेल अंडरगो न्यूक्लियर डिवीजन एंड स्प्लिट इनटू 2 न्यू सेल्स। अब यहाँ पे हमारा जैसे ये सेल था, अब यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस जो वो हमारे 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हमारा एक न्यूक्लियस ये रहा, दूसरा ये रहा। अब यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, फिर हमारा यहाँ पे हमारा जो सेल्स है वो भी हमारे डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक सेल जो है वो हमारा 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं फिजन।
अब थर्ड आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, न्यू सेल ग्रो फ्रॉम द बड। अब यहाँ पे हमारा जो बड की हेल्प से एक नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे ये जो है फंजाई है, अब फंजाई के ऊपर जो है यहाँ पे छोटी सी बड निकली, अब ये बड धीरे धीरे डेवलप होगी और ग्रो होगी, ठीक है। ग्रो होते होते यहाँ पे हमारा जो एक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा फंजाई जो है वो बडिंग मेथड्स के थ्रू ग्रो होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड आता है हमारा स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर्स फॉर्मेशन में क्या होता है, पेरेंट्स प्रोड्यूस अ ह्यूज नंबर ऑफ स्पोर्स टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। अब यहाँ पे हमारा जो पेरेंट सेल है, ठीक है, वो जो हमारे स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा और जैसे हमारे ये स्पोर्स जो है वो हमारे रिलीज होंगे और रिलीज होने के बाद धीरे धीरे ग्रो होंगे और वो फर्दर जो है न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू भी फंजाई जो है वो ग्रो होती है। फिफ्थ आता है हमारा कोनेडिया। कोनेडिया में क्या होता है, स्पोर्स बोर्न एक्सटर्नली ऑन साइड और टिप ऑफ हाइफे आर कॉल्ड कोनेडिया स्पोर्स और कोनेडिया। अब कोनेडिया में क्या होता है, जो हमारा स्पोर्स होता है वो हमारा जो है एक्सटर्नल साइड्स पे होते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे स्पोर्स जो होता है वो हमारा अंदर की तरफ बनते हैं। अब कोनेडिया में हमारा जो स्पोर्स है वो हमारा बाहर की तरफ बनेंगे, या फिर हमारा जो टिप होती है हमारे हाइफे की, वहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे कोनेडिया स्पोर्स। तो ये हमारे 5 तरीके के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इस क्वेश्चन में हमने फंजाई की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करा था, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करा था और रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करा था। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासिफाई स्टरलाइजेशन मेथड्स एंड एक्सप्लेन स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले स्टरलाइजेशन मेथड्स की क्लासिफिकेशन बतानी है और फिर उसके बाद हमें जो है ऑटोक्लेव की हेल्प से स्टरलाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस की, कि आखिरकार स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच किलिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। अब स्टरलाइजेशन जो है एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम जो है सभी नॉन लिविंग और लिविंग सरफेस के ऊपर से सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उनके स्पोर्स को किल कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड्स की। तो यहाँ पे हमने 4 क्लासेस में इनको डिवाइड करा है। फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में हमारे 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और दूसरा होता है हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। सेकंड आता है हमारा केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में आ जाता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड। तो ये सब हमारे केमिकल मेथड्स में आ जाते हैं, ठीक है। केमिकल मेथड्स में बेसिकली हम किसी भी केमिकल की हेल्प से स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। थर्ड आता है हमारा रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड्स में आ जाता है हमारा आयनाइजेशन और नॉन आयनाइजेशन, ठीक है। तो ये 2 तरीके के रेडिएशंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो है स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। अब इसमें हमारा आ जाता है अल्फा रेज हो गया, जैसे गामा रेज हो गया, यूवी रेज हो गया, ठीक है, जैसे IR रेज हो गया। तो ये सब रेज होती हैं जिनकी हेल्प से हम जो है स्टरलाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारा मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स में हम जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसमें हम जो है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का यूज़ करके हम किसी भी सॉल्यूशन को स्टरलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टरलाइजेशन मेथड्स को क्लासिफाई करा था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑटोक्लेविंग की। तो ऑटोक्लेविंग को हमें जो है डिटेल में एक्सप्लेन करना था। मतलब यहाँ पे हमें जो है इसका प्रिंसिपल देखना है, प्रोसीजर देखना है, मेरिट्स देखने हैं और फिर डीमेरिट्स देखने हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्लेविंग के प्रिंसिपल की, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो ऑटोक्लेव होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। Saturated steam is produced under high pressure and temperature which is used to kill microorganisms and their spores। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है सैचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस होती है हमारा ऑटोक्लेव के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो ऑटोक्लेव के अंदर जो है एक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बनता है, ठीक है। हाई प्रेशर क्या करवाता है, हाई प्रेशर की प्रेजेंस में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जितने भी एंजाइम्स वगैरह है वो हमारे डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे किल होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो हमारा कोएगुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब प्रोटीन कोएगुलेट हो जाएगा तो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उनके स्पोर्स को किल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हम जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। नेक्स्ट अब हम ऑटोक्लेव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑटोक्लेव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा ड्रेन वॉल्व होती है, यहाँ पे हमारा प्रेशर गेज होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्मामीटर लगा होता है जिसके थ्रू हम जो है टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं कि हमारा ऑटोक्लेव के अंदर का टेम्परेचर कितना हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एयर रिमूवल वॉल्व लगी होती है, यहाँ पे हमारा लिड्स लगी होती हैं जिसकी हेल्प से हम जो ऑटोक्लेव को क्लोज करते हैं। अब अंदर की बात करें तो ऑटोक्लेव के अंदर एक ग्रिड बास्केट लगी होती है इस तरीके से, जिसके अंदर हम अपना मटेरियल को लोड करते हैं, जिस भी मटेरियल को हमें स्टरलाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं जो कि स्टीम बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम वाटर फिल करते हैं, तो यहाँ इस लेवल तक हम जो वाटर को फिल करते हैं। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है।
नेक्स्ट अब हम ऑटोक्लेव का प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ऑटोक्लेव को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है वाटर इज फिल्ड इन द ऑटोक्लेव एंड मटेरियल इज लोडेड इनसाइड द ऑटोक्लेव। अब यहाँ पे हम ऑटोक्लेव में सबसे पहले पानी भरेंगे। स्टैंडर्ड लेवल तक पानी भरने के बाद उसमें हम ग्रिड बास्केट रखेंगे और उसमें हम अपना मटेरियल लोड कर देंगे। ठीक है, जिस भी मटेरियल को हमें स्टरलाइज करना है उसे हम उसमें लोड कर देंगे। नाउ मेंटेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, और फिर हम जो है टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करेंगे। टेम्परेचर हम कितना रखेंगे 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हम रखेंगे 15 पास्कल। ठीक है, नाउ लिड इज क्लोज्ड एंड डिस्चार्ज टैप इज ओपन। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी लिड है उसको अच्छी तरीके से हम क्लोज कर देंगे और फिर हम जो है डिस्चार्ज टैप को ओपन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन एयर बबल्स स्टॉप एमिटिंग फ्रॉम द डिस्चार्ज टैप इट इंडिकेट्स ऑल द एयर रिमूव फ्रॉम इनसाइड। अब ये पॉइंट क्या कहते हैं कि जब हमारे डिस्चार्ज टैप से एयर बबल्स निकलना बंद हो जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ऑटोक्लेव के अंदर की सभी एयर जो है वो हमारी रिमूव हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है देन क्लोज द डिस्चार्ज टैप, और फिर हम जो है डिस्चार्ज टैप को क्लोज कर देंगे। नाउ स्टीम प्रेशर राइजेज एंड रीच द डिजायर्ड लेवल, और फिर जो हमारा स्टीम प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और वो जो है डिजायर्ड लेवल तक पहुंच जाएगा। डिजायर्ड लेवल हमारा कितना था 15 पास्कल। आफ्टर द होल्डिंग टाइम ओवर द हीटिंग इज स्टॉप एंड अलाउ टू कूल द ऑटोक्लेव। अब जैसे ही हमारा होल्डिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा, अब होल्डिंग टाइम कितना था हमारा 15 मिनट्स, जैसे ही हमारे 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हीटिंग जो वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। अब हीटिंग स्टॉप हो जाएगी तो हमारा जो ऑटोक्लेव है वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होगा। ओपन द डिस्चार्ज टैप, और फिर हम जो है डिस्चार्ज टैप को ओपन कर देंगे। डिस्चार्ज टैप को ओपन करते ही हमारा जो स्टीम थी ऑटोक्लेव के अंदर वो सारी रिमूव आउट हो जाएगी। नाउ फाइनली लिड इज ओपन एंड स्टरलाइज मटेरियल आर रिमूव्ड, और फिर हम जो है लिड को ओपन करके अपने स्टरलाइज मटेरियल को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ऑटोक्लेव का प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट अब हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव, ये जो था हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्विकर मतलब ये जो है रैपिड प्रोसेस है। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये जो है सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके स्पोर्स को किल कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन शो करता है। नेक्स्ट अब हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। इट इज़ नॉट यूज फॉर हीट लेवल सब्सटेंस एंड एनहाइड्रस सब्सटेंस। जितने भी हमारा हीट लेवल सब्सटेंस होते हैं और एनहाइड्रस मटेरियल्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द डिजाइनिंग ऑफ असेप्टिक एरिया, व्हाट स्पेशल प्रिकॉशंस आर टू बी केप्ट बिफोर डिजाइनिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्टेमिनेशंस। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले असेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग को डिस्कस करना है कि किस तरीके से हम जो है असेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग करते हैं। फिर सेकंड पार्ट में हमें बताना है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशंस के बारे में कि किस तरीके से हम असेप्टिक एरिया में होने वाली कॉन्टेमिनेशन के रिस्क को कम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं असेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग की। Aseptic area is well-defined area where all production of sterile preparation should be carried out and entry at these areas are strictly airlocked। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि असेप्टिक एरिया एक तरीके का वेल डिफाइंड एरिया होता है जहाँ पे हम सभी तरीके की स्टेराइल प्रिपरेशंस का प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेराइल प्रिपरेशंस की। स्टेराइल प्रिपरेशंस कौन सी होती है? वो प्रिपरेशंस जिनके अंदर बिल्कुल भी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होता उन्हें हम कहते हैं स्टेराइल प्रिपरेशंस। ठीक है, तो बेसिकली एसेप्टिक एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम स्टेराइल प्रिपरेशंस का प्रोडक्शन करते हैं और यहाँ पे हमारा जो एंट्री होती है वो भी एयरलॉक्ड होती है ताकि बिल्कुल भी पार्टिकल्स एंटर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया वी फोकस ऑन कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर क्वालिटी कंट्रोल। अब जब भी हम एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे हम तीन चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं। पहला होता है हमारा टेम्परेचर, दूसरा होता है हमारा ह्यूमिडिटी और तीसरा होता है हमारा एयर क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइड द एंट्री ऑफ अनरिलेटेड पर्सन। अब जब भी हम एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग करेंगे तो वहाँ पे हम खास ध्यान रखेंगे कोई भी अनरिलेटेड पर्सन वहाँ पे एंटर ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा पर्सन एंटर होंगे वहाँ पे कॉन्टेमिनेशन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। ऑल एक्सपोज सर्फेसिस, वॉल, रूफ शुड बी स्मूथ, अनब्रोकन एंड फ्री फ्रॉम क्रैक। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जितना भी हमारा एक्सपोज सरफेस होता है, जैसे हमारा वॉल हो गया, रूफ हो गया या फिर फ्लोर हो गया, तो वो हमारा जो है स्मूथ होना चाहिए, अनब्रोकन होना चाहिए और क्रैक फ्री होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें कोई भी माइक्रोब्स डिपॉजिट ना हो या फिर उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट ना हो। अब अगर हमारा माइक्रोब्स और हमारा डस्ट पार्टिकल उसमें डिपॉजिट होंगे तो वहाँ पे हमारा जो है माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारा जितना भी एक्सपोज सरफेस होता है वो हमारा स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्विंग डोर्स आर यूज्ड। अब यहाँ पे हम जो है स्विंग डोर्स का यूज़ करते हैं असेप्टिक एरियाज़ में। ओपन इन वन डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एयर प्रेशर टू नेगेटिव एयर प्रेशर। वो भी हमारा जो स्विंग डोर्स हम यूज़ करेंगे वो हमारा एक ही डायरेक्शन में ओपन होगा, वो भी हमारा पॉजिटिव एयर प्रेशर से नेगेटिव एयर प्रेशर की तरफ ओपन होगा। ठीक है, चेंजिंग रूम शुड बी एयर लॉक्ड, और जो हमारा चेंजिंग रूम होगा वो भी हमारा एयर लॉक्ड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एयर लॉक डोर शुड नॉट ओपन एट सेम टाइम।
अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा एयर लॉक डोर्स होते हैं वो एक ही टाइम पे दोनों डोर्स ओपन नहीं होने चाहिए। पहले आप एक ओपन करेंगे, फिर आप अंदर आएंगे, फिर पहले वाले को बंद करेंगे, देन आप सेकंड वाला डोर जो है ओपन करेंगे, देन आप एंटर होंगे। तो इस तरीके से एयर लॉक डोर्स को ओपन करा जाता है। एंड वार्निंग अलार्म सिस्टम शुड बी देयर टू वार्न इन द कंडीशन ऑफ बोथ डोर्स ओपन। अब यहाँ पे हमारा एक वार्निंग अलार्म सिस्टम लगा होना चाहिए जो कि हमें वार्न करेगा जब हमारे दोनों डोर्स जो है वो हमारे ओपन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वार्निंग अलार्म सिस्टम भी लगा होना चाहिए असेप्टिक एरियाज में। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं असेप्टिक एरिया की डिज़ाइनिंग की। तो असेप्टिक एरिया की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे हमारा एयर लॉक्ड एंट्री होती है जिसके थ्रू हमारा मटेरियल जो वो हमारा एंटर होगा असेप्टिक एरिया में। यहाँ पे हमारा सबसे पहले ऑफिस में आएगा मटेरियल। अब ऑफिस से हम भेज देते हैं उसको स्टोर रूम में। अब स्टोर रूम में जो हमारा मटेरियल होता है उसको हम स्टोर करते हैं और उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं। अगर वो टेस्टिंग में अप्रूव हो जाता है तभी हम उस मटेरियल को भेज देंगे क्लीन अप एरिया में। अब क्लीन अप एरिया से हमारा जो मटेरियल है उसको हम भेजेंगे प्रिपरेशन रूम में। अब हमारा प्रिपरेशन रूम में क्या होता है, प्रिपरेशन रूम में हम अपनी फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करते हैं। अब जब हमारी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर हो जाएगी तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे असेप्टिक फिलिंग एरिया में। अब असेप्टिक फिलिंग एरिया में क्या होता है कि जो भी हमने फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करी थी उसको हम जो है कंटेनर्स में फिल कर देंगे। अब कंटेनर्स में फिल करने के बाद उसको हम जो है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। अब एक बार स्टरलाइजेशन होने के बाद उसको हम जो है ट्रांसफ़र करेंगे पैकेजिंग एंड फिनिशिंग एरिया में। अब पैकेजिंग और फिनिशिंग एरिया में क्या होता है कि जो भी हमारा कंटेनर था उसके ऊपर लेबल वगैरह या फिर उसकी प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह जो है वो हम करते हैं पैकेजिंग एंड फिनिशिंग एरिया में। अब यहाँ पे हमारा प्रॉपर पैकेजिंग और लेबलिंग होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा एंटर करेगा क्वारंटीन एरिया में। पर यहाँ पे हम कुछ सैंपल जो है वो हम भेज देते हैं क्यूसी एरिया के लिए। अब क्यूसी एरिया में क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट हमने बनाया है उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है। अगर क्यूसी डिपार्टमेंट उन सैंपल्स को अप्रूव कर देता है तभी हमारा जो भी प्रोडक्ट हमारा क्वारंटीन एरिया में प्रेजेंट है वो हमारा शिफ्ट होगा स्टोरेज एंड शिपिंग एरिया में। ठीक है, अब हमारा स्टोरेज एंड शिपिंग एरिया में जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा सर्कुलेट हो जाएगा मार्केट में। तो इस तरीके से असेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंशंस की कि किन किन मेथड की हेल्प से हम अपने असेप्टिक एरिया में होने वाली कॉन्टेमिनेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल हाइजीन मेंटेन। अब यहाँ पे हम जो है पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके ईजिली असेप्टिक एरिया में होने वाली कॉन्टेमिनेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अनऑथराइज पर्सन रिस्ट्रिक्टेड। अब हमारा जो अनऑथराइज पर्सन है उनको रिस्ट्रिक्ट करके भी हम कॉन्टेमिनेशन के चांसेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑपरेटर शुड वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड मास्क। अब जितने भी हमारे ऑपरेटर होंगे, जितने भी हमारे वर्कर्स होंगे, वो जो हमारा मास्क का यूज़ करके और हमारा प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग वगैरह जो होती है, जो गाउनिंग वगैरह हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में असेप्टिक एरियाज में, उनका यूज़ करके हम इजिली कॉन्टेमिनेशन के चांसेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी मेंटेन इन असेप्टिक एरिया। अब जो हमारा असेप्टिक एरिया है उसमें हम जो प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करके भी कॉन्टेमिनेशन के चांसेस को कम कर सकते हैं। एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मस्ट बी प्रोवाइडेड। अब जो हमारा असेप्टिक एरिया है उसमें हमारा जो है एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज टू क्लीन एरिया। अब हमारा जो असेप्टिक एरिया है उसको क्लीन करने के लिए हम जो है एक बेटर क्वालिटी का डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। टाइम टू टाइम क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। और जो हमारा असेप्टिक एरिया है उसकी हमारी टाइम टू टाइम क्लीनिंग होनी चाहिए और उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड क्वालिटी क्लीनिंग एजेंट शुड बी यूज्ड। अब जब भी हम असेप्टिक एरिया की क्लीनिंग करेंगे तो वहाँ पे हम जो है एक अच्छी क्वालिटी का क्लीनिंग एजेंट यूज़ करेंगे ताकि हमारा क्लीनिंग जो है वो हमारी अच्छी हो। ये नहीं कि हमने सस्ता क्लीनिंग एजेंट यूज़ कर लिया अब जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी। अब जब क्लीनिंग ही प्रॉपर नहीं होगी तो वहाँ पे हमारा कॉन्टेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली कॉन्टेमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं असेप्टिक एरिया में। ये गाइस इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमारे जो है 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं जिनमें से सिर्फ हमें 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जब हमारा 7 मार्क्स का होता है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन सी जो है वो हमारा कंप्लीटली हो जाता है 35 मार्क्स का। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इस क्वेश्चन में हमें जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को एक्सप्लेन करना है। चलिए बात करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता क्या है। When a graph plot between the growth of bacteria and time phase is called bacterial growth curve। जब भी हम बैक्टीरिया की ग्रोथ के बीच में और टाइम फेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम फेज लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है 4 फेज बनते हैं। अब हमारा फर्स्ट फेज आता है लैग फेज, सेकंड आता है हमारा लॉग फेज, थर्ड आता है हमारा स्टेशनरी फेज और फोर्थ आता है हमारा डिक्लाइन फेज। तो इन्हीं चारों फेज को हमें जो है एक्सप्लेन करना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लैग फेज की। लैग फेज में क्या होता है नो ग्रोथ बिकॉज मीडिया इज जस्ट प्रिपेयर्ड। अब इसमें जो है बैक्टीरिया की बिल्कुल भी ग्रोथ शो नहीं होती है क्योंकि इसमें हमने जो है जस्ट हमने कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करके रखा है। तो वो 2 से 3 घंटे तक जो है उसमें कोई भी ग्रोथ शो नहीं होती है। तो उस फेज को हम कहते हैं लैग फेज।
सेकंड आता है हमारा लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है, मैक्सिमम ग्रोथ फेज बिकॉज ऑफ द जर्मिनेशन। यहाँ पे जर्मिनेशन की वजह से जो बैक्टीरिया है वो मैक्सिमम ग्रोथ शो करते हैं, उसे हम कहते हैं लॉग फेज। ठीक है, लॉग फेज में जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो हमारी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तो ये वाला जो हमारा ये हो जाता है हमारा लॉग फेज। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल एक्सपोनेंशियल जो है हमारी ग्रोथ शो हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इज मोर देन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अब जो हमारा लॉग फेज होता है उसमें हमारा न्यूट्रिशन लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ बैक्टीरियाज के। तो हमारा जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा जो बैक्टीरिया है वो अपनी ग्रोथ शो करेंगे। थर्ड फेज आता है हमारा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, ग्रोथ स्टॉप बिकॉज बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। अब यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो हमारी स्टॉप होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो बैक्टीरिया का बर्थ रेट है वो हमारा इक्वल हो जाता है बैक्टीरिया के डेथ रेट के। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। इट हैपन ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन मीडिया। अब यहाँ पे हमारा जो कल्चर मीडिया था उसमें धीरे धीरे जो हमारा न्यूट्रिशन जो है वो हमारा कम होता जा रहा है। अब कम न्यूट्रिशन की वजह से हमारा जो बर्थ रेट है वो हमारा इक्वल हो जाता है डेथ रेट के। अब यहाँ पे हमारा ये वाला फेज जो है इसे हम कहेंगे स्टेशनरी फेज। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो हमारी कांस्टेंट हो चुकी है। मतलब हमारा बैक्टीरिया ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे बर्थ रेट और हमारा डेथ रेट दोनों ही इक्वल हो चुका है। फोर्थ आता है हमारा डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेथ फेज। इसको हम जो है डेथ फेज के नाम से भी जानते हैं। बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग। अब यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारा धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज मोर देन द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मीडिया। अब यहाँ पे हमारा जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर लेंगे और धीरे धीरे जो हमारा न्यूट्रिशन लेवल है वो हमारा बहुत कम हो जाएगा। अब जब बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे मरने लग जाएंगे। तो उसी को हम कहते हैं डिक्लाइन फेज। अब यहाँ पे हमारा डिक्लाइन फेज ये वाला फेज है जहाँ पे हमारा जो टाइम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस तरीके से हमारे ये 4 फेजेस होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द बायोकेमिकल टेस्ट फॉर माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन इन ब्रीफ एंड इलेबोरेट द इंडोर प्रोडक्शन टेस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में बताना है और फिर उसके बाद हमें जो है इंडोर प्रोडक्शन टेस्ट को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट की। सम बैक्टीरिया विच वी कैनॉट आइडेंटिफाई थ्रू स्टेनिंग, दैट बैक्टीरिया आर आइडेंटिफाई बाय केमिकल्स। अब यहाँ पे हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम सिंपल स्टेनिंग या फिर हम स्टेनिंग प्रोसेस के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है केमिकल की मदद लेते हैं। तो केमिकल की हेल्प से उन बैक्टीरिया को हम जो आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें ही हम कहते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ बैक्टीरिया इज परफॉर्म्ड बाय IMVIC टेस्ट। अब ये जो हमारा केमिकल एग्जामिनेशन होती है बैक्टीरिया की उसको हम परफॉर्म करते हैं IMVIC टेस्ट की हेल्प से। यहाँ पे हम बात करते हैं IMVIC टेस्ट की। तो IMVIC टेस्ट में हमारे 4 टेस्ट आते हैं। पहला आता है हमारा इंडोल टेस्ट जिसको हम I से डिनोट करते हैं। दूसरा आता है हमारा मिथाइल रेड टेस्ट जिसको हम M से डिनोट करते हैं। तीसरा आता है हमारा वोगस प्रोस्कैवर टेस्ट जिसको हम VI से डिनोट करते हैं। और चौथा आता है हमारा सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो ये 4 टेस्ट आते हैं हमारे IMVIC टेस्ट में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडोल टेस्ट की। तो इंडोल टेस्ट को हम जो है फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे ताकि आप इजीली इसको याद कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इंडोल टेस्ट में आपको 3 चीज़ें याद करनी है। पहला प्रिंसिपल, दूसरा प्रोसीजर और तीसरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए एक एक करके तीनों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। होता है बैक्टीरिया विच हैव ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम। मतलब जिन बैक्टीरिया के पास जो है ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा वो क्या करेंगे, इट कन्वर्ट अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इनटू इंडोल। मतलब हमारा जिन बैक्टीरिया के पास हमारा ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम है वो जो हमारा अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर देंगे इंडोल में। दिस इंडोल रिएक्ट्स विद कोवैक्स रिएजेंट्स एंड फॉर्म रेड फिल्म। और ये जो हमारा इंडोल है वो हमारा कोवैक्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और एक रेड कलर की फिल्म को फॉर्म कर देगा। और जैसे हमें वो रेड कलर की फिल्म फॉर्म होती हुई दिखेगी तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पर हमारा जो है ये जो हमारा इंडोल टेस्ट है वो हमारा पॉजिटिव आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा इसका प्रिंसिपल है। इस तरीके से हमारी जो है ये रेड कलर की फिल्म जो है यहाँ पर ऊपर सरफेस पे फॉर्म हो जाएगी। इसका हमारा नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसे हम जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इनोकुलेट टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन 2% ट्रिप्टोन वाटर ब्रोथ। हमने जो है कल्चर मीडिया ले लिया है ट्रिप्टोन वाटर ब्रोथ, उसमें जो हम इनोकुलेट कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिसको हमें जो है आइडेंटिफाई करना है। फिर हम उसको जो है इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 दिन के लिए। मतलब उसको जो हम ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे उसमें। फिर हम जो है उसको ग्रो होने के बाद क्या करेंगे, ऐड 0.5 ml ऑफ कोवैक्स रिएजेंट। फिर हम जो है उसमें 0.5 ml कोवैक्स रिएजेंट डाल देंगे। अगर उसमें रेड कलर की फिल्म जो है फॉर्म हो जाएगी तो हमारा यहाँ पर इंडोल टेस्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अगर रेड कलर की फिल्म जो है वो फॉर्म नहीं हुई तो हमारा इंडोल टेस्ट जो है वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा।
और अगर इंडोल टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो हम वहाँ पर बता सकते हैं कि वहाँ पर हमारा जो है इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मतलब इकोलाई बैक्टीरिया के लिए हमारा जो है इंडोल टेस्ट पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड एज पर आईपी। अब इस क्वेश्चन में हमें इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग लिक्विड्स और सॉलिड्स की स्टेरिलिटी टेस्टिंग के बारे में बताना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग की कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग होती क्या है। स्टेरिलिटी टेस्ट a test that assesses whether a sterilized pharmaceutical product is free from contaminating microorganisms। अब ये हमारा स्टेरिलिटी टेस्टिंग होता क्या है, बेसिकली ये एक तरीके का टेस्ट होता है जिसको हम जो है चेक करते हैं कि हमारा जो स्टेरिलाइज मटेरियल है, जो भी हमारा स्टेरिलाइज्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, वो हमारा सच में फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं पेरेंटल फॉर्मुलेशंस की। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस आ जाता है नॉट मोर देन 100 कंटेनर्स। अगर हमारा पेरेंटल कंटेनर के बैच में 100 से कम कंटेनर्स प्रेजेंट है तो उस केस में हम जो है 10% या फिर हम जो है 4 कंटेनर्स यूज़ करेंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। जो भी हमारा बड़ा होगा उतने हम जो है नंबर्स चूज़ कर लेंगे और उसको स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। अब यहाँ पे हमारा सेकंड केस आ जाता है मोर देन 100 कंटेनर्स बट नॉट मोर देन 500 कंटेनर्स। यहाँ पे हमारा जो पेरेंटल कंटेनर्स का बैच है उसमें हमारा जो है 100 से 500 के बीच में हमारे कंटेनर्स प्रेजेंट है, तो उस केस में हम जो है 10 कंटेनर्स चूज करेंगे और उसको हम भेज देंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। थर्ड केस आता है मोर देन 500 कंटेनर्स। अब हमारा जो पेरेंटल कंटेनर्स का बैच है उसमें अगर 500 से ज़्यादा कंटेनर प्रेजेंट है तो उस केस में हम जो है 2% या फिर हम जो है 20 कंटेनर्स का यूज़ करते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। अब इनमें से हम जो है जो भी हमारा कम होगा उस अमाउंट को हम जो है चूज़ करेंगे और उतने कंटेनर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। फोर्थ केस आता है हमारा फॉर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। अब यहाँ पे हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स की स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए 2% कंटेनर्स लेंगे या फिर हम जो है 10 कंटेनर्स सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारा कम होगा उतनी अमाउंट में हम कंटेनर्स लेंगे और उसको हम जो है स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑप्थेल्मिक एंड अदर नॉन पेरेंटल प्रिपरेशंस की। तो अगर हमारा बैच में 200 से कम कंटेनर प्रेजेंट है तो उस केस में हम जो है 5% कंटेनर चूज करेंगे या फिर हम जो है 2 कंटेनर्स को चूज कर लेंगे। जो भी हमारा ग्रेटर नंबर होगा उतने हम कंटेनर्स लेंगे और उसको हम जो है भेज देंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। सेकंड केस आता है मोर देन 200 कंटेनर्स। अगर हमारा बैच में 200 से ज़्यादा कंटेनर्स प्रेजेंट है तो उस केस में हम जो है 10 कंटेनर्स को सेलेक्ट करेंगे और उसको हम भेज देंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बल्क सॉलिड की। तो बल्क सॉलिड में अगर हमारा 4 से कम कंटेनर्स है तो हम जो है सभी कंटेनर्स की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, सेकंड केस आता है हमारा मोर देन 4 कंटेनर्स बट नॉट मोर देन 50 कंटेनर्स। अगर हमारा 4 से 50 कंटेनर्स के बीच में है हमारा बैच तो उस केस में हम जो है 20% या फिर हम जो है 4 कंटेनर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारा ग्रेटर अमाउंट होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसको हम जो है भेज देंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। थर्ड केस आता हमारा मोर देन 50 कंटेनर्स। अगर हमारा बैच में 50 से ज़्यादा कंटेनर्स प्रेजेंट है तो उस केस में हम जो है 2% या फिर हम जो है 10 कंटेनर्स को सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारा ग्रेटर अमाउंट होगी उतने कंटेनर्स हम लेंगे और उसको हम भेज देंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। तो इस तरीके से हम जो है स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब इन डिटेल द मेथड्स फॉर वायरल कल्टीवेशन। अब इस क्वेश्चन में हमें मेथड्स के बारे में बताना है कि किन किन मेथड्स के थ्रू हम जो है वायरल कल्टीवेशन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं वायरल कल्टीवेशन की। तो वायरल कल्टीवेशन होता क्या है? वायरल कल्टीवेशन बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम जो है वायरस को कल्टीवेट करते हैं। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो होता है वो हमारा ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, सो दे कैन नॉट ग्रो ऑन कल्चर मीडिया, जिसकी वजह से हमारा जो वायरस होता है वो हमारा कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं हो सकता। अब वायरल कल्टीवेशन में यहाँ पे 2 मेथड्स आते हैं। पहला आता है हमारा लेबोरेटरी एनिमल मेथड, दूसरा आता है हमारा एम्ब्रियो जेनेटेड एग मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लेबोरेटरी एनिमल मेथड्स की। इट इज़ ओल्डेस्ट मेथड्स। जो हमारा लेबोरेटरी एनिमल मेथड होता है वो हमारा ओल्डेस्ट मेथड है। एनिमल यूज फॉर दिस सच एज रैबिट, पिग, माइस एक्सेट्रा। अब लेबोरेटरी एनिमल मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो है एनिमल्स का यूज़ करके हम जो है वायरल कल्टीवेशन करवाते हैं। अब यहाँ पे हम कौन कौन से एनिमल्स का यूज़ करते हैं, जैसे हमारा रैबिट हो गया, पिग हो गया, माइस हो गया। तो इन तरीके के हम जो है एनिमल्स का यूज़ करते हैं वायरल को कल्टीवेट कराने के लिए। द ग्रोथ ऑफ वायरस इन इनोकुलेटेड एनिमल्स मे बी इंडिकेटेड बाय द डेथ और डिजीज। अब यहाँ पे हमने कोई एनिमल लिया, उसमें हमने जो है वायरस को इनोकुलेट कराया और उसको ग्रो होने के लिए छोड़ दिया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो हमारा वायरस जो है वो हमारा ग्रो हो रहा है? अब उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमारा एनिमल जो है वो हमारा डेथ कर जाएगा, अगर वो एनिमल जो है वो मर जाएगा या फिर उसमें कोई और डिजीज़ हो जाएगी वायरस से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं कि वो वायरस जो है वो हमारा ग्रो हो रहा है। दिस मेथड इज़ यूज फॉर स्टडी ऑफ पैथोजेनेसिस, इम्यून रिस्पॉन्स एंड एपिडेमियोलॉजी। अब यहाँ पे हम जो है पैथोजेनेसिस के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए और एपिडेमियोलॉजी की स्टडी के लिए हम जो है लेबोरेटरी एनिमल मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड आ जाता है हमारा एम्ब्रियो जेनेटेड एग मेथड। अब इसमें क्या होता है,
द एम्ब्रियो जनरेटेड एग ऑफर साइट फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस। जो हमारा एम्ब्रियो जनरेटेड एग होता है वो जो हमारा एक साइट ऑफर करता है वायरस की कल्टीवेशन के लिए। फर्टाइल एग इंक्यूबेटेड फॉर 5 to 12 डेज कैन बी इनोकुलेटेड थ्रू द शेल असेप्टिकली। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम एक फर्टाइल एग लेंगे, उसको हम इंक्यूबेट करेंगे 5 से 12 दिन के लिए। अब 5 से 12 दिन पूरे होने के बाद हम उसको निकालेंगे और उसको जो हम इनोकुलेट कराएंगे असेप्टिक कंडीशन में। हमारा जो शेल होता है, एग शेल होता है, उसके थ्रू हम जो उसमें इनोकुलेशन कराएंगे वायरस की। द ओपनिंग सील्ड विद पैराफिन वैक्स एंड एग इंक्यूबेटेड एट 36 डिग्री सेल्सियस फॉर रिक्वायर्ड टाइम। अब यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग थी जहाँ से हमने जो है इनोकुलेशन करवाया है, उस ओपनिंग को हम जो है पैराफिन वैक्स की हेल्प से बंद कर देंगे, मतलब अच्छी तरीके से सील कर देंगे। अब सील करने के बाद जो हमारा एग था उसको हम जो है 36 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको जो है रख देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। आफ्टर रिक्वायर्ड टाइम वायरस में किल द चिक एम्ब्रियो एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक एविडेंस ऑफ वायरल एक्टिविटी। अब हमारा ये पॉइंट क्या कह रहा है कि रिक्वायर्ड टाइम कंप्लीट होने के बाद वायरस धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट होगा। अब जैसे वायरस ग्रो होगा वो जो हमारा चिक एम्ब्रियो को किल कर देगा। अब जैसे ही हमारा चिक एम्ब्रियो किल होगा तो उससे हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे हमारा वायरल एक्टिविटी हुई है। तो इस तरीके से हम इन दो मेथड्स की हेल्प से ईजिली वायरल कल्टिवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेबोरेट द मेथड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन। अब इस क्वेश्चन में हमें मेथड्स के बारे में बताना है कि किन किन मेथड्स की हेल्प से हम विटामिन की स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेथड्स की। तो यहाँ पे हमारे दो मेथड्स आते हैं, पहला आता है हमारा टर्बिडी मेट्रिक मेथड और दूसरा आता है हमारा टाइट्री मेट्रिक मेथड। तो इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हम इजीली विटामिन की स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। तो आप इजीली हमारी माइक्रोबायोलॉजी के 2018-19 के क्वेश्चन पेपर में जाके सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनलिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब इस क्वेश्चन में हमें सेल कल्चरिंग के एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल कल्चरिंग की। सेल कल्चरिंग होता क्या है? सेल कल्चरिंग बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें हम प्लांट और एनिमल सेल को आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो करवाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल कल्चरिंग। अब यहाँ पे हमारा सेल कल्चरिंग की फर्स्ट एप्लीकेशन आती है मॉडल सिस्टम। सेल कल्चरिंग को हम जो मॉडल सिस्टम की तरह भी यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो बेसिक सेल बायोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई सब्सटेंस रखा है और उसके इफेक्ट हमें चेक करना है किसी भी सेल के ऊपर। तो हम लिविंग सेल को तो हम यूज़ करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे सेल कल्चरिंग करवाते हैं और उसके ऊपर उसका इफेक्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम जो किसी भी सब्सटेंस का इफेक्ट चेक कर सकते हैं सेल के ऊपर, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन आती है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। अब यहाँ पे हमारा जो सेल कल्चरिंग का यूज़ करा जाता है हमारा वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी वही हमारा बता रखा है, सेल यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन। यहाँ पे हम जो सेल्स का यूज़ करते हैं वैक्सीन के प्रोडक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा हेपेटाइटिस एंड रेबीज। थर्ड आ जाता है हमारा टॉक्सिसिटी स्टडी, वाइडली यूज टू स्टडी द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब यहाँ पे हम सेल कल्चरिंग का यूज़ करते हैं टॉक्सिसिटी स्टडी के लिए भी, कि जैसे हमने कोई न्यू फॉर्मुलेशन बनाई तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम जो है सेल कल्चरिंग का यूज़ करते हैं। फोर्थ आता है हमारा कैंसर रिसर्च, एनिमल सेल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसर सेल एंड एग्जामिन फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट फॉर एनी ड्रग एंड केमिकल एजेंट्स। अब यहाँ पे हमारा जो सेल कल्चरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा कैंसर रिसर्च में। चलिए आइए जानते हैं कैसे। यहाँ पे हमारा जो एनिमल सेल होता है उसको हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करवा लेते हैं कैंसर सेल में। अब जब वो कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिर हम उस पर जो है अलग अलग ड्रग्स का एक्शन देखते हैं, उसका हम जो है अलग अलग ड्रग्स के साथ ट्रीट करवाएंगे और उसका जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सेल कल्चरिंग होता है वो हमारा कैंसर रिसर्च में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ एप्लीकेशन आती है हमारी वायरोलॉजी। अब यहाँ पे हमारा जो सेल कल्चरिंग होता है वो हमारा वायरोलॉजी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। कल्टीवेशन एंड स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। बेसिकली हमारा कल्टीवेशन और हमारा स्टडी जो होती है हमारी वायरस की, उसी को हम जो है वायरोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो वायरस होता है उसको हम जो आर्टिफिशियल कंडीशन में रख के उसको कल्चर करते हैं और फिर हम उसको जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेल कल्चर होता है वो हमारा वायरोलॉजी में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमारा जो सेल कल्चरिंग होता है वो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। सेल कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडिया आर यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो भी हमारा सेल कल्चर किए जाते हैं हमारे आर्टिफिशियल मीडियम में, उसको हम जो है यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो सेल कल्चरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इस क्वेश्चन में हमें प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट तरीके के हम जो प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिजर्वेटिव की, कि प्रिजर्वेटिव होता क्या है। अ केमिकल सब्सटेंस यूज टू इम्प्रूव शेल्फ लाइफ ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम द स्पॉइलेज।
अब बेसिकली प्रिजर्वेटिव जो है एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारा शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करता है और हमारा जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जो हमारा माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, उनको इनहिबिट करता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रिजर्वेटिव एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारा फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व करता है और उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स की कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मुलेशंस लिखी है और यहाँ पे हमारा प्रिजर्वेटिव्स लिखे हैं कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हम कौन कौन से फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट्स की। तो टैबलेट्स में हम यूज़ करते हैं मिथाइल पैराबेन, क्रिजोल्स एंड फिनोल्स। सेकंड आता है हमारा आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स में हम जो है बेंजलकोनियम क्लोराइड और फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्राइड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। थर्ड आता है हमारा लिक्विड और मिक्सचर्स। लिक्विड और मिक्सचर्स में हम जो है मिथाइल पैराबेन, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म को यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। लास्ट आता है हमारा सेमी सॉलिड्स। सेमी सॉलिड्स में हम जो है अल्कोहल का यूज़ करते हैं, क्लोरोक्रिजोल्स का यूज़ करते हैं एंड डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। तो ये हमारी फॉर्मुलेशंस थी और ये हमारे प्रिजर्वेटिव्स थे। तो इस तरीके से आप इजीली इसको टेबुलर फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, इसी के साथ आज हमने बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का 2021-22 का AKTO का क्वेश्चन पेपर आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5 ES के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ES सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।